सपने देखने का हक सभी को होता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों में अक्सर हम इस कदर शायद जूझ जाते हैं कि खुद की ख्वाहिशों को पूरा करने का ख्याल बस सपना ही रह जाता है। लेकिन यही काम आता है आपका फाइनेंशियल गाइड योर मनी, जो आपको अपने सपनों से रूबरू कराता है और उन्हें पूरा करने की राह भी दिखाता है। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज मेरे मेहमान हैं बोनांजा पोर्टफोलियो के अर्जुन गोयल। अर्जुन, आपका स्वागत है। थैंक यू। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। अमूमन हम योर मनी में बात करते हैं क्रेडिट कार्ड्स की, लेकिन आज हम बात करेंगे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। क्या होते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके फायदे क्या हैं, यही सब समझते हैं अर्जुन से। तो अर्जुन, सबसे पहले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये लॉन्च कैसे हुआ और इसकी जरूरत कब और कैसे समझी गई? देखिए, जैसे नाम बताता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट लाइफ में जब हम होते हैं हमें बहुत कभी कभी जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल्स की। तो पॉकेट मनी, मैं आता हूं कि स्टूडेंट्स के लिए पॉकेट मनी एक रहता है कि हर महीने हमें घर से कुछ पैसे आए जिसको हम अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च कर पाए। बट कहीं ना कहीं जो फाइनेंस पे कंट्रोल होता है वो लूज होता है, क्योंकि उनको पता है कि घर में पिताजी या माताजी हैं देने के लिए फंड्स, और तो एक्सपेंसेस जो हैं वो ऑफ द लिमिट चले जाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड एक हमें फाइनेंस में बांधता है, हमें समझने में अंडरस्टैंड बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूजन होता है क्रेडिट कार्ड से। क्योंकि क्रेडिट कार्ड खाली क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, आप उससे इंटरेस्ट रेट, जब हमें लगता है लेट पेमेंट चार्जेस लगता है तो समझ में आता है कि इंटरेस्ट की मार क्या होती है, ब्याज दरें समझ में आती हैं। हाँ जी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है कविता जी की क्रेडिट कार्ड में आपका इंश्योरेंस प्रोडक्ट, अगर आप देखेंगे गौर करेंगे तो मेडिकल, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ये हमेशा कपल्ड होते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट और एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट को समझता है, इंश्योरेंस को उसकी तरफ बोलते हैं, एक कदम बढ़ते हैं फाइनेंशियल सिस्टम समझने में। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से एक एक्सपेंस मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है स्टूडेंट को। कभी कभी इमरजेंसी होता है तो वहां पे क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसके जो लिखा पड़ी है कि अकाउंट खोलने के लिए आपको कितने डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ITR और इन सब से आप बचते हैं स्टूडेंट लाइफ में। आपको खाली एक अपना स्टूडेंट ID कार्ड देना पड़ता है, सिंपल सा 18 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए, ID प्रूफ, और आप आसानी से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ब्याज दरें हल्की सी कंपैरेटिवली जो इंटरेस्ट रेट है वो कम लगते हैं स्टूडेंट को। एनुअल फी वेव ऑफ कर देते हैं काफी सारे बैंक से, SBI का कार्ड है, बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्ड है, तो ये लोग मतलब एनुअल फी वेव ऑफ करते हैं। तो कुछ फायदे भी है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के। एग्जैक्टली। तो यानी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो होता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ आपका एक कदम है एज ए स्टूडेंट। आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन, जैसा कि आपने भी कहा, उसमें मदद करता है। लेकिन जैसे कि क्रेडिट कार्ड होते हैं, हम अक्सर शो पे कहते हैं कि आपको बस समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। प्लास्टिक मनी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको ईजी मनी समझकर इस्तेमाल करते रहे और अपने आप को जो है कर्ज के तले दबा दें। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट्स और किसकी एवज में मिलता है? क्या मुझे कोई FD करानी पड़ेगी इसके एवज में मुझे मिल जाए क्रेडिट कार्ड? अलग अलग बैंक्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। कुछ बैंक्स हैं जो अगेंस्ट FD आपको देते हैं, तो अगर आपकी FD 1 लाख रुपए की है तो 80 to 90% के बीच में 80,000 से 90,000 तक की आपको लिमिट देते हैं। कुछ बैंक होते हैं जो ब्लैंकेट लिमिट देते हैं, जहां पे आपकी FD नहीं हो तो भी आपको लिमिट देते हैं, बट क्रेडिट लिमिट उसमें कम देते हैं, क्योंकि बैंक का भी रिस्क होता है। इस समय हम स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं जिसके पास इनकम नहीं है, रिकरिंग इनकम नहीं है। तो वो एक रिस्क बैंक भी एंटेल करता है कि आज वो क्रेडिट दे रहा है स्टूडेंट को, तो वो रिस्क बैंक समझ के उसके बाद उनको स्टूडेंट्स को दिया जाता है। तो सोच समझ के, जैसा आपने बोला, यूज करना चाहिए। अगर आज मेरे पास पैसा ज्यादा डिस्पोजल पे है तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रावेगेंट हम बोलते हैं खर्चे आप ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि जब भी हम खर्चे करें सोच समझ के करें। जो पेमेंट टर्म्स होती हैं 40 से 50 दिन की होती हैं, तो कहीं ना कहीं 1 से 1.5% का फायदा भी होता है अगर आज मैं यूज करूं और 1.5 महीने के बाद पेमेंट करूं। अगर हम फाइनेंस में समझे तो 1.5% का आप इंटरेस्ट कॉस्ट भी बचाते हैं अपने खर्चों के ऊपर। बिल्कुल। यहाँ पे लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स को मिलता है ये क्रेडिट कार्ड, तो अगर थोड़े से केयरलेस हो गए, रिस्पॉन्सिबल हो गए, गुम हो गया, तब बैंक किस तरह से एक्शन लेता है? देखिए, कहीं ना कहीं आपको जब भी इस तरह की इवेंट होती है तो आपको रिपोर्ट करवाना पड़ता है बैंक में कि क्रेडिट कार्ड खो गया है, और मतलब एक लीनियंट स्टेप लिया जाता है। वो आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर देते हैं और आपको नया कार्ड इशू कर देते हैं। कोई उसमें बहुत बड़ा मैटर नहीं है। मैं स्टूडेंट्स के लिए नहीं, इवन जनरल क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री काफी मैच्योर हो गई है, तो क्रेडिट कार्ड में दे ऑलवेज इशू अ न्यू कार्ड टू यू। क्रेडिट लिमिट कैसे तय होती है? देखिए, स्टूडेंट में जैसे मैंने बताया स्टूडेंट्स की पेइंग कैपेसिटी तो नहीं होती है, तो स्टूडेंट के केस में अगर FD के अगेंस्ट में दे रहे हैं तो ऑलरेडी सिक्योरिटी है बैंक के पास और वो डिसाइड करती है क्रेडिट लिमिट। जहां पे FD के अगेंस्ट में नहीं है क्रेडिट कार्ड और ब्लैंकेट लिमिट है, वहां पे कम लिमिट देते हैं, 30-40 हजार रुपए तक की लिमिट जो है दे देते हैं बैंक।
उसके बाद जब स्टूडेंट मूव करता है और वर्किंग लाइफ में जाता है तब इनकम के ऊपर आपकी क्रेडिट लिमिट निर्धारित होती है। अगर आपकी पेमेंट हिस्ट्री अच्छी है तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट कार्ड वाले या बैंक जो है वो सामने से आके बोलते हैं कि आपकी पेमेंट हिस्ट्री अच्छी है, तो लिमिट बढ़ाने के लिए वो लोग भी आपको बोलते हैं। और आप फिर वो स्टूडेंट की कैटेगरी से निकल के एक नॉर्मल कैटेगरी में आ जाते हैं। क्या उसके लिए आपको कुछ एनुअल फीस पे करनी पड़ेगी? देखिए, वो भी अलग अलग कार्ड्स का है। जहां पे आप फीस पे करते हैं वहां पे आपको बेनिफिट देते हैं, वो काफी सारे आपको पॉइंट्स देते हैं, पॉइंट्स के ऊपर बेनिफिट्स होते हैं। कुछ कार्ड आते हैं जहां पे एनुअल फी वेव ऑफ होती है, वहां पे आपको बेनिफिट्स बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं, बट आप क्रेडिट कार्ड का जो यूज है वो आप कर सकते हैं। तो अगेन बैंक टू बैंक बहुत सारी कैटेगरीज है, टाइटेनियम, प्लेटिनम, गोल्ड, तो अलग अलग क्रेडिट कार्ड और अलग अलग लोग उनके हिसाब से यूज करते हैं। बिल्कुल, लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स को मिलता है क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड तो वैसे भी काफी टेम्पटिंग होते हैं, इतने सारे चीजें हम देखते हैं जो हमें खरीदनी होती है। इसका इस्तेमाल एक स्टूडेंट कैसे समझदारी से करे? देखिए, मैंने कहा कि स्टूडेंट को सबसे पहले अगर हम बोले कि पॉकेट मनी से हटा के और क्रेडिट कार्ड पे आ जाते हैं तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आज अगर मेरे पास पैसा आ रहा है तो कहीं ना कहीं मैं उसको देख के और समझ के यूज करूं। मुझे पता है कि आज मुझे उसकी पेमेंट करनी है और अगर मैं लेट करता हूं तो मेरे को इंटरेस्ट फी चार्ज होती है। तो एक सूझबूझ के साथ करना चाहिए लोगों को, फिजूल खर्चे नहीं करने चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में आपको पता है अक्सर मूवीज है या खाने पीने में अक्सर खर्चे होते हैं, तो क्रेडिट कार्ड का हम यूज करें तो सूझबूझ के साथ करें। हम ये नहीं सोचे कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा इनकम डिस्पोजेबल है तो हम जहां मन करें उसको करें। और बाकी मैंने कहा स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करता है। मैं आज नहीं बोल सकता हूं कि आप कैसे इसको अपने बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए, उतना ही बता सकता हूं, बट कैसे कर सकते हैं वो स्टूडेंट पे निर्भर करता है। ओवरऑल कोई क्राइटेरिया जिसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, या आप नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, कभी कभी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हम यूज करते हैं, हमें फीस पे करनी होती है तो वहां पे आप लोग यूज कर सकते हैं स्टूडेंट का क्रेडिट कार्ड जो है। उसके बाद एग्जाम्स, स्टूडेंट लाइफ में हम काफी सारे एग्जाम्स देते हैं बाहर के, जैसे जीआरई है, जीमैट है, कैट है, वहां की फीस के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यूज होते हैं। इंटरनेशनल एग्जाम्स के लिए काफी काम आते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। तो ये कुछ जरूरी चीजें जहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, और बाकी तो मतलब नॉर्मल खर्चों में यूज होते ही हैं। एग्जैक्टली। अब यहाँ पर चूंकि आपका बच्चा, अगर मैं थोड़ा पेरेंट्स के नजरिए से इसको समझना चाहूँ, तो आपका बच्चा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, किस तरह की निगरानी यहाँ पेरेंट्स को रखनी चाहिए और कितना एक्सपोजर पेरेंट्स को भी इसके लिए देना चाहिए? इसके लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले क्रेडिट की लिमिट तय कर दी जाए। तो कहीं ना कहीं अगर आपको पता है कि आपको 10,000 रुपए या 20,000 रुपए ही देने हैं तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की लिमिट आपको पहले तय करवानी चाहिए अपने बच्चों की, इसके ऊपर, ताकि खर्चा ना हो किसी भी रीजन में। देखिए, क्रेडिट कार्ड के साथ यही नहीं कि स्टूडेंट खर्चा कर रहे हैं, बट आज हम जिस जमाने में वहां पे क्रेडिट कार्ड थेफ्ट भी एक चैलेंज है। तो हो सकता है कि स्टूडेंट नहीं कर रहा हो, बट कहीं ना कहीं आइडेंटिटी थेफ्ट की वजह से उसका कार्ड कोई मिसयूज कर ले। तो इसके लिए जरूरी है कि हम जो है एक क्रेडिट लिमिट जो है तय करें। और पेरेंट्स को मैं समझता हूं कि महीने में बैंक स्टेटमेंट आती है तो एक बार नजर मार लेनी चाहिए कि खर्चे कहाँ पे हो रहे हैं। तो करेंगे तो अच्छा है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस और अवेयर रहना पड़ेगा पेरेंट्स को भी। लेकिन जैसा कि अर्जुन ने बताया, क्रेडिट कार्ड स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से इस्तेमाल करने के प्रोज हैं तो कॉन्स भी हैं। आपको अपनी जिम्मेदारी समझकर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और हाँ, इजी मनी है, लेकिन अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो मेरे ख्याल से आपकी स्टूडेंट लाइफ और बेहतर हो सकती है। इसी नोट पे वक्त हो गया है एक ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद हम शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहें हमारे साथ। चलिए, योर मनी में आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। मेरे साथ अर्जुन गोयल बने हुए हैं। हमारे पहले दर्शक देहरादून से दीपक रावत हैं फोन लाइन पे। नमस्कार दीपक, बताएं अपने बारे में कुछ, और आपने इन्वेस्टमेंट अपनी कहाँ कहाँ की हुई है? मैडम, मैं दीपक रावत बोल रहा हूँ देहरादून से। जी, एक्चुअली मैंने इन्वेस्टमेंट मेरा LIC में है, LIC आनंद में। LIC आनंद में और जीवन सरल में। ठीक है जी, 10,000 का उसमें हुआ है प्रीमियम है। ओके जी, हर साल। ठीक है। और एक मैडम तो बीमा गोल्ड में है मेरा। आपने गोल्ड में भी निवेश किया हुआ है? जी, गोल्ड फंड है आपके पास? गोल्ड मैम नहीं, आपने क्या कहा, किसमें है आपका निवेश? 30,000 है मैडम पर मंथ, पर ईयर। ठीक है, ठीक है। आपके कुछ फंड्स हैं, मैं रिकन्फर्म करना चाहती हूँ। HDFC टॉप 200, IDFC प्रीमियर इक्विटी और SBI मैग्नम बैलेंस फंड, राइट? जी जी जी। ठीक है। और आपने ये जो निवेश अपना शुरू किया है, ये किस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आप कर रहे हैं, और आपकी समय की अवधि क्या है? ये 15 से 20 साल की है। 15 से 20 साल। और कितना जोड़ना चाहते हैं आप 15 से 20 साल में? 50 लाख करीब।
ठीक है, कोई खास गोल आपका जिसके लिए आप ये रकम जोड़ना चाहते हैं? एक्चुअली गोल तो है नहीं कुछ, लेकिन वैसे शायद वेल्थ क्रिएशन के लिए। वेल्थ क्रिएशन के लिए, ठीक है। और आप और भी निवेश कर सकते हैं? जी 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 जी, मैं और 3 से 4 हजार रुपये और निवेश और आगे भी इसे बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए अर्जुन, इनका एक ही मकसद है मेरे ख्याल से, जैसे कि आपने भी सुना, वेल्थ क्रिएशन। यहाँ पे 3 फंड्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं। फंड्स मेरे ख्याल से ठीक है, आपका क्या कहना है? कविता जी, HDFC टॉप 200 एक अगेन बहुत ही नामचीन फंड है। मैं बोलता हूँ 2002 से प्रशांत जैन जो इसके फंड मैनेजर है मैनेज कर रहे हैं इसको, तो अपने लार्ज कैप सेगमेंट में एक बेहतरीन परफॉर्मिंग फंड है, तो उसमें बने रहे हैं। IDFC प्रीमियर इक्विटी स्मॉल कैप और मिड कैप में जो है, कहीं ना कहीं अगर मैं इसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करता हूँ तो बहुत अच्छा परफॉर्मिंग फंड नहीं रहा है। जस्ट मैं आपको एक स्टैटिस्टिक देता हूँ, पिछले साल में जो अभी लास्ट 1 ईयर की अगर मैं रिटर्न बताता हूँ तो इस फंड ने रिटर्न दिया अराउंड 64% की। और इसी का एक कॉम्पिटिटर अगर मैं बताता हूँ UTI मिड कैप फंड, तो इस फंड ने स्मॉल कैप और मिड कैप में दिया 103% रिटर्न। तो 40% का जो फर्क है इस रिटर्न्स में, वो एक बहुत बड़ा जो है फर्क होता है। तो मैं इनको राय दूंगा कि जो अभी की इनकी इन्वेस्टमेंट्स है उनमें से IDFC प्रीमियर इक्विटी में से हटके UTI मिड कैप फंड में शिफ्ट करें। ठीक है, अच्छा परफॉर्मिंग फंड है। और तीसरा इनका मैग्नम बैलेंस फंड है, तो बैलेंस फंड में बने रहेंगे 1000 रुपए की निवेश जो इनकी। इन्होंने जैसे अपना निवेश का नजरिया बताया 12 साल का, और वेल्थ क्रिएशन का इनका नजरिया, कोई फाइनेंशियल गोल नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये इक्विटी में ऑलरेडी इनका एक्सपोजर है, तो मैं इनको एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में रिकमेंड करूंगा। तो एक फ्रैंकलिन इंडिया हाई ग्रोथ कंपनीज फंड है, अगेन काफी अच्छा परफॉर्मिंग फंड है। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो टॉप परफॉर्मिंग फंड में ये आता है डाइवर्सिफाइड सेगमेंट में। और इनको एक डेट फंड में रिकमेंड करूंगा क्योंकि इनका कहीं पे भी प्योर डेट में एलोकेशन नहीं है। तो फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम फंड है, आप देखेंगे बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग फंड जो है ये रहा है डेट सेगमेंट में, 9 to 10% की रिटर्न दे रहा है, तो वो मैं इनको राय दूंगा। तो इससे क्या होता है, एक तो उनका ऐसा डाइवर्सिफाई होता है। दूसरा, जैसे उन्होंने बताया ऑलरेडी इनका जीवन सरल और जीवन आनंद में इनका निवेश है, तो एंडोमेंट पॉलिसीज हैं और गारंटीड बेनिफिट वाले प्लान है, तो उसमें बने रहे। ये 10-10 हजार रुपए का इनका निवेश है। ठीक है, तो बाकी अगर लक्ष्य होता तो शायद और इनको एग्रेसिवली जो है कुछ बता सकते थे, कर पाते जी। लेकिन दीपक जी, जैसे कि आपने बताया कि आपका गोल सिर्फ वेल्थ क्रिएशन है, तो यहाँ पर आपको IDFC प्रीमियर इक्विटी से निकलने की सलाह दी जा रही है। इसके बजाय आप UTI मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं, और आगे चल के जो आपको अपना निवेश बढ़ाना है उसके लिए फ्रैंकलिन इंडिया हाई ग्रोथ फंड आप ले सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं इसे। और दूसरा, फ्रैंकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम प्लान को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। LIC में आपने भी फिलहाल निवेश किया हुआ है, एंडोमेंट प्लान है, तो यहाँ पर अर्जुन की राय है कि आप इनमें निवेश जारी रखें, लेकिन आगे से प्लीज ध्यान रखें कि आप किसी इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपने अपने लिए टर्म प्लान नहीं लिया हुआ है जो कि एक प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, तो आप ले लीजिए और आगे चल के किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, इंश्योरेंस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट ना करें। कोई और सवाल आपका? नो मैम, अभी तो कोई एक्चुअली मैंने कोई टर्म प्लान नहीं लिया अभी तक। तो आप टर्म प्लान ले लीजिए। आपकी सालाना आय क्या है? 4.5 लाख रुपए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हमेशा 10 से 12 गुना ज्यादा का कवर लेना चाहिए। आप किस कंपनी का इनको रेकमेंड करना चाहेंगे? मैं इनको SBI की स्मार्ट शील्ड रिकमेंड करूंगा और HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट, 2 मैं इनको रिकमेंड करना चाहूंगा जिनका अच्छा क्लेम रेशो है। खैर टर्म प्लान है तो क्लेम रेशो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 2 कंपनीज मैं इनको रिकमेंड करूंगा, SBI और HDFC के। और 40 से 45 लाख जैसे आपने बताया कि 10 to 12 टाइम्स, अराउंड 40-45 लाख रुपीज का टर्म प्लान जो इनको लेके चलना चाहिए। और आगे चल के जैसे आपकी आय बढ़ेगी, आप उसी हिसाब से अपना कवर भी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला काम मेरे ख्याल से आपको अपने लिए करना चाहिए वो ये है कि टर्म प्लान ले लें और साथ ही ये 2 फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लें। दीपक, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब योर मनी से मिल गया होगा। थैंक्स मैम। चलिए, इसी के साथ फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम जारी रखेंगे सवाल जवाब का ये सिलसिला। बने रहे हमारे साथ। चलिए, योर मनी में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पे चंदन पंडित ने हमें अपना सवाल भेजा है ईमेल के जरिए। उम्र इनकी 30 साल की है और 25,000 इनकी इनकम है, हर महीना ये कमाते हैं। मौजूदा निवेश जो है उनका, उसकी डिटेल्स मैं आपको दे देती हूँ। बिरला जेननेक्स डायरेक्ट प्लान लिया हुआ है इन्होंने, 2,000 रुपए डालते हैं इसमें। बिरला टॉप 100 डिविडेंड डायरेक्ट लार्ज कैप है, 2,000 इसमें डालते हैं। और SBI इमर्जिंग बिजनेस फंड में डालते हैं 1,000 रुपए। जहां तक इनके इंश्योरेंस की बात है, कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है। इन्होंने अपने लिए टर्म प्लान भी लिया है जिसका कवर है लगभग 80 लाख का, लेकिन पर्सनल इन्होंने अपने लिए अलग से
हेल्थ प्लान लिया है या नहीं उसकी डिटेल्स नहीं दी है। अब इनके आर्थिक गोल्स पे आते हैं, जिसके मुताबिक 6 साल में इनको 10 लाख का घर चाहिए और रिटायरमेंट के समय इनको 60 से 80 लाख रुपए चाहिए। अब ये जो रकम है इन्होंने फ्यूचर वैल्यू काउंट की है या नहीं उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। जहां तक निवेश की बात है, ये अपने पोर्टफोलियो को और बढ़ाना चाहते हैं और 3,000 रुपए और अतिरिक्त निवेश भी ये कर सकते हैं। जानना चाहते हैं कि अपने लक्ष्य को ये कैसे हासिल करें। सबसे पहले इनके इंश्योरेंस पे आते हैं। टर्म प्लान तो लिया हुआ है, हेल्थ प्लान आपको लगता है कि लेना चाहिए इन्हें अपने लिए? कविता जी, डेफिनेटली अगर इनके पास खाली कंपनी का हेल्थ प्लान है तो इनको एक अपना पर्सनल हेल्थ प्लान लेना चाहिए। रीजन क्या है, कल को रिटायर होते हैं, कंपनी शिफ्ट होते हैं तो कंपनी का जो कवर है वो खत्म हो जाएगा। तो हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेके चलें, चाहे अभी छोटी रकम का ही लेके चलिए, बट हमेशा आपको पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस आपका होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से प्लान आप इनको रेकमेंड करना चाहेंगे और कितने का कवर होगा? देखिए, रेलिगेयर केयर एक अच्छा प्लान है और मैं इनको 5-1 लाख रुपए का, मतलब डिपेंडेंट्स की जैसे डिटेल नहीं है अभी इन्होंने बताया कि अकेले हैं तो मैं नहीं बता सकता हूँ, बट कहीं ना कहीं डिपेंडेंट्स हैं तो 5 लाख रुपए का एक फैमिली फ्लोटर इनको लेके चलना चाहिए। और अगर खुद के लेना हो तो ये 3 लाख तक का कवर, खुद का इंडिविजुअल लेना है तो 3 लाख रुपए का कवर लेना चाहिए। ठीक है चंदन पंडित जी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो यहाँ पे आपको अपने लिए हेल्थ प्लान लेना है जिसका कवर होगा, अगर परिवार सहित लेना है तो 5 लाख का, और अगर आप इंडिविजुअल प्लान लेना चाहते हैं तो 3 लाख तक का मशवरा आपका होना चाहिए। रेलिगेयर केयर का प्लान आप ले सकते हैं। अर्जुन, इनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर आते हैं। गोल्स को ध्यान में रखते हुए क्या ये इन्वेस्टमेंट इनफ है? देखिए, जैसे आपने बताया 10 लाख का इनका घर का गोल है, 6 साल में इनको लक्ष्य पूरा करना है। मैं मान के चल रहा हूँ कि जैसे फ्यूचर वैल्यू है 10 लाख रुपए की, एक्चुअली इन्होंने हालांकि इन्फ्लेशन को काउंटेड नहीं किया है ऐसा मुझे लगता है। तो भी मैं बताता हूँ रिजर्व में हो पैसे, रिजर्व में हो सकते हैं। जैसे मैं बताऊँ कि डिटेल्स हल्की सी अधूरी है, अगर पूरी डिटेल होती तो बेटर उसमें बता पाते थे, बट जो इनकी करंट इन्वेस्टमेंट है, जो करंट निवेश है 5,000 रुपए का, उससे इनका ये गोल पूरा नहीं होता है 6 साल। बिल्कुल है। और इसी बीच हमारे साथ फोन लाइन पे चंदन भी जुड़ गए हैं। चंदन, आपके आर्थिक गोल्स पर हम बात करना चाहेंगे। आपने कहा है कि आपको 6 साल में केवल 10 लाख रुपए चाहिए। चलिए, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, तो आई थिंक आप जैसे कि समझा रहे थे। तो मैं जैसे बोल रहा हूँ कि 5,000 रुपए जो इनका करंट निवेश है उससे तो इनका 10 लाख रुपए का लक्ष्य भी पूरा नहीं होगा। इनको एडिशनल कम से कम 5 से 6,000 रुपए का निवेश और करना चाहिए, जो लिखा हुआ भी है, जो जैसा आपने बताया ये 4 से 5,000 रुपए और निवेश कर सकते हैं। जी। तो वो अगर निवेश करते हैं और हम मान के चलते हैं कि इक्विटी मार्केट में इनको 12% की रिटर्न दिख जाएगी, जो मार्केट है, जो फंड आ रहे हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं 12 से 13%, बड़ा कंजर्वेटिव साइड पे इनको रिटर्न मिल जाएगी। तो 6 साल में ये अपना 10 लाख रुपए का जो लक्ष्य है वो पूरा कर पाएंगे। दूसरा जो उन्होंने अहम सवाल पूछा है वो रिटायरमेंट में कि 60 से 80 लाख रुपए। बिल्कुल, देखिए, ये आज के उसमें डिटरमाइन करने के लिए आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है। रीजन, रिटायरमेंट के लिए कितना फंड्स लगेगा उसके लिए जानना जरूरी है कि आपका रिटायरमेंट लाइफस्टाइल कैसा होगा, आपके प्रेजेंट खर्चे क्या हैं, क्या आपके पास कोई लायबिलिटीज हैं या नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट आपका एक फाइनल गोल है, एक फाइनल पाथ है। बीच में जब हम जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे गोल्स आते हैं जहां पे आप लायबिलिटीज पे ऑफ करते हैं या आपके बाकी फाइनेंशियल गोल्स हैं, घर खरीदना है, सब चीजें होती हैं। तो ये समझना जरूरी है कि आपको चाहिए क्या और क्या पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आज हम बताएं कि 1 करोड़ रुपए के लिए हम बता दें कि आपको ये करना है, क्या वो पॉसिबल है या नहीं है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो मैं इनको सलाह दूंगा कि कहीं ना कहीं किसी फाइनेंशियल प्लानर से एडवाइस लें, उसके साथ डिटेल्स इन्होंने शेयर कम की हैं। बिल्कुल चंदन, हो सकता है कि अपनी डिटेल्स जो हैं कंप्लीटली हमें वापस से भेज सकते हैं, जैसे कि आपका हर महीने का खर्च कितना है, इसकी भी जानकारी अगर आप हमें दे देंगे तो हम उसी के मुताबिक आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग यहाँ पे कर पाएंगे, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही जरूरी होता है। साथ ही आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपने जो अपने गोल्स निर्धारित किए हैं ये प्रेजेंट वैल्यू है या ये फ्यूचर वैल्यू। आई थिंक इसमें लोग अक्सर चूक जाते हैं। जी, प्रेजेंट वैल्यू, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग इन्फ्लेशन को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और वो आज की वैल्यू के हिसाब से लेते हैं, बट जब भी हम गोल्स के लिए प्लानिंग करते हैं हमें फ्यूचर वैल्यू को ध्यान में रखना चाहिए। इन्फ्लेशन को हम 7% लेके भी चलें तो हमें निर्धारित करने चाहिए अपने गोल, उसको ध्यान में रख के। अच्छा, समय कम है लेकिन यहाँ पर फंड्स पर आपकी टिप्पणी? जी हाँ, इनके फंड्स जो 5,000 रुपए में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छे फंड्स हैं, जो इनको एडिशनल निवेश करना है मैं इनको सलाह दूंगा HDFC बैलेंस फंड या ICICI प्रूफ बैलेंस फंड में निवेश करें। 3,000 रुपए अपने अच्छे बैलेंस फंड है और इनका पोर्टफोलियो वेल बैलेंस हो जाता है इससे। चलिए चंदन, यहाँ पर दी गई सलाह को जल्द से जल्द अपने पोर्टफोलियो में आप अपनाएं, उसे शामिल करें। उम्मीद करते हैं कि तमाम सवालों का जवाब योर मनी से आपको मिल गया होगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन आज शो पर आने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्रेडिट कार्ड, लोन से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ हमें mf@moneycontrol.com पर भेज दीजिए। साथ ही फेसबुक के हमारे पेज पर भी आप अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं।